अगर रास्ता सही चुना जाए तो पहला कदम बढ़ाते ही मंजिल नजर आ जाएगी और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुपर सिलेक्शन सेल आ गई है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपकी लेकर आए बेहतरीन ऑफर, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और साथ ही साथ मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I'm Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So, we are back with another session of our FCI AG3, where today we are here for the most expected questions discussion. This is the 9th session of most expected questions. हम डेली आप लोगों के लिए ये सेशंस ला रहे हैं कि आपको पता रहे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, सो दैट एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम देने पहुंचे तो आपके लिए कुछ भी नया ना लगे, आपके लिए सब चीजें आसान हो सके। तो उसी को शुरू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वर्क, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहां लिखा है द गिवन क्वेश्चन हैज one blank indicating that something has been omitted. Choose the word from the given options that could fit in the blank correctly. तो fill in the blanks के ये questions है। देखा जाए लिखा हुआ है I make up application is an art form as anyone with a dash for creating a glamorous look can attest to. क्या लगता है यहाँ आंसर आ सकता है? I makeup application is an art form as anyone with a dash for creating a glamorous look can attest to. इतना तो समझ में आ रहा है पढ़ के कि यहाँ पे anyone with a dash लिखा है, इसका मतलब आना तो नाउन ही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एनीवन विद अ कूल फॉर क्रिएटिंग अ ग्लैमरस लुक, ऐसा तो नहीं हो सकता। एनीवन विद अ टेंस, टेंस भी नहीं हो सकता, टेंस मतलब तो चिंता हो जाएगी, कूल मतलब शांत हो जाएगा। ये सब क्वालिटीज है, एडजेक्टिव हो सकते हैं। जंपी, जंपी जो है ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जंपी मतलब जब कोई बहुत एंशियस हो या कभी कभी पॉजिटिव है मैं तो एक्साइटेड हो, वैसे एंशियस और नर्वस के लिए यूज किया जाता है। ईगर, ही इज ईगर टू डू समथिंग, ईगर भी एक एडजेक्टिव है, बट हमें चाहिए एक नाउन। तो जितने लोगों ने फोर्थ आंसर मार्क किया है दैट इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ही इसका करेक्ट होगा। एनीवन विद अ नैक, नैक का वैसे मतलब होता है लत किसी चीज की, किसी चीज को करने की एक आदत, उसको बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जो बोल रहा है एनीवन इज विद अ डैश फॉर क्रिएटिंग अ ग्लैमरस लुक, मतलब नैक की एक अपने आप में एक स्किल होती है, किसी चीज को करने का एक जो पैशन होता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। Anyone with a knack for creating a glamorous look can attest to. Okay, I hope so ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does the next question say? So here we go. लिखा है often people do not make a will because they are confused by the lengthy legal dash. क्या लगता है यहाँ पे आंसर आएगा? Often people do not make a will. अक्सर ऐसा होता है कि लोग विल अपनी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते विल? क्योंकि उनको ये जो लेंदी लीगल डैश होता है उससे दिक्कत होती है, उससे बहुत कंफ्यूजन होती है। लेंदी लीगल टॉक नहीं, लेंदी लीगल डिस्कशन, लेंदी लीगल जार्गन, लेंदी लीगल कन्वर्सेशन या लेंदी लीगल डायलॉग। अगर देखा जाए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा जार्गन। जार्गन क्या होता है? जार्गन का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड के ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मल लैंग्वेज से अलग हो। आप लोगों ने देखा होगा लॉ के जितने टर्म्स होते हैं, अगर आप कभी कोई वसीयत देखते हो या इनफैक्ट घर का भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, इनफैक्ट नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट भी बनवा रहे हो, तो आप देखो उसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हाईफाई लेवल के यूज किए जाते हैं जो नॉर्मल डे लाइफ से थोड़े हटके होते हैं। तो इसको जार्गन बोला जा सकता है। जार्गन मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड के कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड जो नॉर्मल डे लाइफ से अलग हो, तो दैट इज जार्गन। तो यहाँ जार्गन विल बी द करेक्ट चॉइस। जार्गन जो है वो अपना सही जवाब होना चाहिए। ओके, तो जितने लोगों ने थर्ड सोचा था या थर्ड मार्क किया, दैट इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है एजुकेशन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट देयर एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली डैश। बहुत सिंपल है, पढ़ो देखो क्या बोला जा रहा है। शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों में आंसर छुपा होता है। एजुकेशन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट देयर एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली डैश।
तो काफी लोग यहाँ इलिटरेट बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है। देखा जाए यहाँ लिखा है एजुकेशन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। एजुकेशन नॉन एग्जिस्टेंट है अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे एजुकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहां के लोग क्या होंगे, वहां के लोग क्या होंगे भाई, अनपढ़ होंगे, पढ़े ही नहीं है वो, क्योंकि एजुकेशन वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज्यादातर किसी विलेज वगैरह की ये बात है जहाँ कहीं आसपास स्कूल कॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा व्यक्ति, कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहां लिटरेट नहीं हो सकती, एजुकेटेड नहीं हो सकती, एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फुलिश होगी कि नहीं ये नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ नॉर्मल गांव वालों से बात करके तजुर्बा मिलता हो, वो नहीं कह सकते, बट ऐसे इलिटरेट जरूर रहेंगे क्योंकि एजुकेशन वहां नहीं है। तो फिफ्थ ऑप्शन अगर आपने सोचा है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है हैस्टिंग्स डिड नॉट डैश टू टेक अपॉन हिज ओन शोल्डर्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। क्या लगता है यहाँ पे आंसर आएगा, हैस्टिंग्स did not dash to take upon his own shoulders the whole responsibility of military affairs। हैस्टिंग्स किसी पर्सन का नाम होगा यहाँ पे, तो कह रहे हैं वह व्यक्ति जो भी था हैस्टिंग्स, ठीक है, जॉन हैस्टिंग्स या वॉट एवर हिज नेम इज, कह रहे हैं कि ही डिड नॉट डैश टू टेक अपॉन हिज ओन शोल्डर्स, तो उसको अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेने में, मिलिट्री अफेयर्स के की जिम्मेदारी लेने में, अपने कंधों पे उसकी जिम्मेदारी लेने में उसको बिल्कुल भी डैश नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डिड नॉट कंक्लूड टू टेक, कंक्लूड मतलब तो किसी चीज का कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, वो तो नहीं हो सकता। एडजुडिकेट, एडजुडिकेट मतलब जजमेंट देना, ज्यादातर किसी फॉर्मल टाइप का ऐसा कोई केस है उसमें जजमेंट देना, वो आपका एडजुडिकेट होता है। देखो इसमें वर्ड जुडी भी आ रहा है, जुडिशरी वाला है ना, जुडी या जज बेसिकली जो वर्ड होता है वो इसमें आ जाएगा एडजुडी, तो वो जजमेंट के लिए होगा। हेजिटेट, यस ये हो सकता है कि वह उसने कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई किस चीज के लिए, हैस्टिंग्स डिड नॉट हेजिटेट टू टेक अपॉन हिज ओन शोल्डर्स, तो अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेने में उसको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, परफेक्ट हो सकता है। डिड नॉट डिटरमाइन टू टेक अपॉन, नहीं, डिटरमाइन मतलब कुछ पता करना, कुछ डिटरमाइन होना, तो वो भी डिटरमाइन करना, ये सेंस नहीं बनेगा। और परसिवियर भी यहाँ सही नहीं होगा। परसिवरेंस आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाना किसी चीज को करने में, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट, बिना रुके लगे रहना लगातार, तो परसिवियर वो भी नहीं हो सकता। आंसर डेफिनेटली थर्ड होगा। तो अगर आपने भी थर्ड सोचा है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल एंशिएंट राइटर्स डैश द एसेंशियलिटी वार, सॉरी, all ancient writers dash the essentially warlike character of the Germany। क्या लगता है, all ancient writers dash the essentially warlike character of the Germany। एम्फेसाइज हो सकता है भाई, ऑल एंशिएंट राइटर्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब की वजह लास्ट में एस नहीं आना चाहिए, राइट। क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एस लगा है ना। कैजुअल तो एक एडजेक्टिव होता है, ये भी नहीं हो सकता। वी नीड अ वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी नीड अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब की पहचान लास्ट में एस नहीं आता। आस्किंग इज एम आर वॉजवर के साथ जाता तो सोचते आर आस्किंग टाइप का, वो भी नहीं हो सकता। और प्रोवाइड, ऑल एंशिएंट राइटर्स प्रोवाइड द एसेंशियली वॉरलाइक कैरेक्टर ऑफ द जर्मनी, नहीं, प्रोवाइड नहीं। राइटर्स है, राइटर्स क्या करेंगे, लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो किसी के कैरेक्टर को वो कह सकते हो उस पर बल देंगे, उस पर उसको एम्फेसाइज करेंगे, उसको इंटेंसिफाई करेंगे, तो एम्फेसाइज कैन बी द करेक्ट चॉइस। तो अगर आपने भी वन सोचा और वन ही मार्क कर रहे हैं तो वन बिल्कुल सही जवाब है, एम्फेसाइज should be the correct answer। Got it? I hope so इतना सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग के, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग। मैंने पहले ही बताया एफसीआई के जो एजी यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर है उसमें हम वैसे पेपर इजी ही एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आएगा। ओके तो एरर देखते हैं किस तरह के आएंगे। Here we go, लिखा है we would like to announce the appointment of Julia Lewis as the head of sales। We would like to announce the appointment of Julia Lewis as the head of sales। पढ़ो, बहुत इजी है, पढ़ के पता चल जाएगा। वी वुड लिखा है, वुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ क्या आता है, V1 आता है, V1 आता है। वी वुड लाइक होगा, लाइक्ड नहीं हो सकता। वी वुड लाइक, मॉडल कोई भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, कोई भी मॉडल हो, मॉडल्स के साथ हमेशा
V1 आता है, यानी कि बेस फॉर्म में ही वर्ब आता है। ये लिखी हुई बात है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मॉडल्स के साथ हमेशा V1, वो भी बिना एस या ES के बेस फॉर्म में आता है। मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है अगर बी या हैव लगा है तो, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में ले जाएगा या परफेक्ट टेंस में ले जाएगा, लेकिन वो बी या हैव भी बेस फॉर्म ही रहता है ना। मॉडल्स के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी भी नहीं लग सकता। तो यहाँ पे वी वुड लाइक होगा, वी वुड लाइक्ड नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? We should leave a few minutes early to make sure we get there with time. We should leave a few minutes early to make sure we get there with time. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप इसको पकड़ पाओगे, नहीं तो हो सकता है आपको फ्लो के साथ पढ़ते हुए पता न चले कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। तो वी शुड लीव अ फ्यू मिनट्स अर्ली टू मेक श्योर वी गेट देयर विथ टाइम नहीं, ये गलत फ्रेज है। या तो ऑन टाइम एक फ्रेज होता है, ऑन टाइम, या फिर एक और फ्रेज होता है, वो होता है इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम में फर्क क्या होता है? ऑन टाइम मतलब समय पर। अगर मैंने कहा कि क्लास 8 बजे शुरू होती है और 8 बजे शुरू हो गई, या 9 बजे जैसे हमारी शुरू होती है और 9 बजे शुरू हो गई, तो दैट मीन्स आई विल से द क्लास वाज ऑन टाइम। ओके, इन टाइम ज्यादातर किसी चीज को कंप्लीट करने के सेंस में हम बोलते हैं डेडलाइन जैसा। जैसे कि मैंने कहा कि आई रोट द एग्जामिनेशन पेपर्स इन टाइम, या आई सबमिटेड द एग्जामिनेशन पेपर्स इन टाइम। तो समय रहते, इन टाइम, समय रहते मैंने सबमिट कर लिया, इस तरह से वहां पे इन टाइम लगता है। तो यहाँ क्या होगा? वी गेट देयर इन टाइम या ऑन टाइम? वैसे ऑन टाइम बेटर रहेगा, ठीक है। इन टाइम भी गलत नहीं है। वी शुड लीव अ फ्यू मिनट्स अर्ली टू मेक श्योर वी गेट देयर ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच जाए या हम समय रहते पहुंच जाए, दोनों चल जाएगा, वैसे कोई इशू नहीं है। ओके, तो विद टाइम शुड बी रिप्लेस्ड विथ ऑन टाइम या इन टाइम। प्रॉब्लम पार्ट डी में मार्क की जाएगी। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इट इज डिसकर्टियस टू एज्यूम दैट वी आर वेरी डल दैट वी कांट मेक दीज डिसीजंस आवरसेल्व्स। क्या लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम है? इट इज डिसकर्टियस टू एज्यूम दैट वी आर वेरी डल दैट वी कांट मेक दीज डिसीजंस आवरसेल्व्स। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ो तो इसमें क्या होना चाहिए अगर देखें? इट इज डिसकर्टियस टू एज्यूम दैट वी आर वेरी डल दैट, दो बार दैट क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इट इज डिसकर्टियस टू एज्यूम दैट वी आर वेरी डल दैट वी कांट। यहाँ पे दैट तब सही होगा जब इधर कोई ऐसा वर्ड हो जैसे सो दैट की पेयरिंग होती है, हम इतने डल है कि वी कांट मेक दिस डिसीजन आवरसेल्व्स, वो सही होगा। वेरी गलत हो जाएगा। और ये दैट एक कंजंक्शन की तरह सही है कि इट इज डिसकर्टियस टू एज्यूम दैट, इट इज डिसकर्टियस टू एज्यूम सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। क्या एज्यूम करना डिसकर्टियस है? कि वी आर सो डल, हम इतने डल है कि हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। तो वहां डल जो वेरी है पार्ट बी में, दैट शुड बी रिप्लेस्ड विथ सो। ओके, बी पार्ट करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ आई एम सैड एंड आई गो अ पार्टी आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड ईट। आई गेस ये तो बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा। एक शर्त पे जो है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये कि हम अगर ज्यादा ही फ्लो में पड़ गए और हमने खुद वो वर्ड मुंह से निकाल लिया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एल्स यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। ध्यान से पढ़ो। इफ आई एम सैड एंड आई गो अ पार्टी, एंड आई गो अ पार्टी नहीं, इफ आई एम सैड एंड आई गो टू अ पार्टी, अगर मैं दुखी हूं और मैं एक पार्टी में जाता हूं तो मैं उस भाई दुखी मन से अगर पार्टी में जाओगे तो क्या ही करोगे, है ना। तो वहां पे थोड़ी ना एंजॉय कर पाओगे। तो आई जस्ट वांट टू सिट डाउन एंड ईट, फिर तो खाने के लिए गए हैं। होता ही है ना कि अगर किसी ऐसे हो जाता है कि कुछ मूड खराब हो गया और तब हम कहीं जा रहे हैं पार्टी वार्टी में, तो वहां क्या चाहोगे? वहां थोड़ी ना डांस करोगे। मूड खराब हो गया तो आप तो चुपचाप खा के आ जाएंगे भाई साहब, है ना। तो वही कह रहे हैं। तो इफ आई एम सैड आई गो टू अ पार्टी आई वांट टू सिट डाउन एंड ईट। गॉट इट? तो इसके चलते प्रॉब्लम पार्ट बी में रहेगा। इसमें आंखों का धोखा हो सकता है अगर आप पढ़ते वक्त खुद ही गो के साथ टू लगा के पढ़ दे, जो होता है कई बार हमारे साथ, क्योंकि हमारी आदत है। तो हम पढ़ेंगे ऐसे, इफ आई एम सैड एंड आई गो टू अ पार्टी, पता नहीं यार कुछ तो एरर नहीं लग रहा, नो एरर लगा दे कि छोड़ दे, समझ में नहीं आ रहा। वैसा ना हो, इसलिए ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। तो सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लिखा है, इफ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू।
इफ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वाली क्लासेस सुपर कोचिंग में पढ़ चुके हैं, उनको तो इस चीज में गलत होने की संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि उन्हें भली भांति पता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और जब कंडीशनल सेंटेंस आता है, कंडीशनल सेंटेंस और नॉन कंडीशनल सेंटेंस दोनों में दो फ्यूचर, दो विल, दो शैल, दो वुड, एक विल एक शैल, एक विल एक वुड, एक वुड एक शैल, ऐसा कुछ भी दो फ्यूचर एक साथ आ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर दो फ्यूचर एक साथ आए तो क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, आपका खून खौल जाना चाहिए। खौला कि नहीं खौला? अरे खौला कि नहीं खौला? बिल्कुल खौला होगा। और अगर खून खौला तो बस हमें पता करना है कि अब खौलते हुए खून को हमें शांत कैसे करना है। तो खौलते हुए खून को शांत करना बहुत आसान है। नॉन कंडीशनल क्लॉज को वैसे ही रखना है। कंडीशनल में से वो विल वुड शैल जो भी है वो हटाना पड़ता है। कंडीशनल में कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं जाता। कंडीशनल या तो सिंपल प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या फिर अगर फ्यूचर परफेक्ट में दूसरा है तो पास्ट परफेक्ट। और यहाँ वही है, यह है वुड हैव हेल्प्ड, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट के केस में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट के केस में हम यहां पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, तो इट शुड बी इफ आई हैड बीन देयर। तो यहां पे होना चाहिए इफ आई हैड बीन देयर, इफ आई हैड बीन देयर, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप सो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जिसका मतलब पार्ट ए में प्रॉब्लम है और पार्ट ए ये भी गलती हो जाती है कि हम तो जल्दबाजी में देख लिया, अरे पता चल गया तो वही खून खोलने वाला है, ए है लगा दिए। ए नहीं, ये ई है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये वाला। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट इज ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्या है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामर तो ठीक है, वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इधर आए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन टेबल। तो अब जो टेबल दिया होगा उसमें कुछ पेयर्स दिए, मतलब कुछ वर्ड्स दिए, उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट सिनोनिम और एंटोनिम का पेयर है। ओके, तो पेयर फाइंड करना है। चलते हैं, देखते हैं। पार्डन, बाउंटीफुल, अबेट, मॉडेस्टी, टिमिडिटी, स्केर्स। इनमें आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम या एंटोनिम हो सकता है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मीनिंग पता होना जरूरी है, नहीं तो नहीं कर सकते। मीनिंग पता है क्या? हमें कितनों का पता है? देखे, पार्डन पता ही है, पार्डन काफी बार बोलते हो, है ना? पार्डन मतलब माफी मांगना, सॉरी फील करना, एपोलोजाइज करना, पार्डन। मॉडेस्टी मतलब, मॉडेस्टी पता होगा आपको। मॉडेस्टी मतलब क्या होता है? जो यू कैन से नम्रता होती है, शीलता होती है किसी में, तो वो हो जाएगा। पार्डन से उससे तो कोई लेना देना नहीं है। पार्डन एक एक्शन है, वर्ब है, तो उससे लेना देना तो नहीं होगा। और क्या है? टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब शाय फील करना, यू कैन से लैक ऑफ करेज। तो लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, दैट कैन बी टिमिडिटी। स्केयर्स का मतलब होता है कुछ कम, कम मात्रा में, स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल हम बोलते हैं। तो पार्डन से तो लेना देना नहीं दिखता। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, एबंडेंस ऑफ समथिंग। तो ऐसे में इसका स्केयर्स के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है अपोजिट वे में। बाउंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा, स्केयर्स मतलब बहुत ही कम। तो ये बन सकता है। बी एफ ऑप्शन में है क्या? बी एफ, राइट? बी एफ नहीं दिख रहा ना? ए ई है, सी एफ है, बी डी है, बी ई और ए डी है। नहीं दिख तो नहीं रहा। और क्या है यहाँ पे? अबेट। अबेट मतलब किसी चीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अबेट मतलब किसी चीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। और कम करने से रिलेटेड वर्ड तो यहाँ एक भी नहीं है। मॉडेस्टी भी नहीं, टिमिडिटी भी नहीं, शाय नहीं। फिर तो फिर गलत हो जाएगा। बी एफ तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। लगता है शायद ऑप्शंस कुछ गलत हो गए। लेट मी चेक। ओके, कुछ तो गड़बड़ हुआ है वैसे। सारे ऑप्शन ही बिगड़ गए लगता है। चलो कोई नहीं, ये बी ई की जगह बी एफ होना चाहिए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर तो बी एफ ही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में वैसा नहीं था। आंसर ये है, ये गलत हो गया ऑप्शन। बी ई नहीं, बी एफ चाहिए था। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है?
ऐसा तो नहीं हो गए, उल्टे तो नहीं हो गए? हाँ मुझे वही लग रहा है। ओह आई सी। चलो देखते हैं, अगर ऐसा है तो शायद ऑप्शंस अपोजिट हो गए। लेट मी चेक। यहाँ देखे, मिस्टीरियस लिखा है, ठीक है, मिस्टीरियस लिखा है, नाइव लिखा है, लॉर्डली लिखा है, उधर क्लियर, इंटरप्रिटर और टिमिडिटी। टिमिडिटी तो पता है, अभी अपन पढ़ के आए। टिमिडिटी मतलब टिमिड बताया था, शाय होता है जो, तो टिमिडिटी मतलब वो क्वालिटी ऑफ बीइंग शाय, क्वालिटी ऑफ लूजिंग करेज, तो वो हो सकता है। मिस्टीरियस मतलब जो बहुत मिस्टीरियस है, जो बहुत सीक्रेटिव है, जिसके मतलब डाउट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता उसका वो कैसा उसका व्यवहार रहेगा या क्या रहेगा, कुछ चीज भी मिस्टीरियस है मतलब वो सीक्रेटिव हो सकती है। इधर क्लियर लिखा है, क्लियर मतलब जो जिसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है। ए और डी ऑप्शन में है क्या? है वैसे तो। नाइव, नाइव का मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जब कम एक्सपीरियंस है, कम मैच्योर्ड है, वो नाइव रहेगा। किसी फील्ड में नया नया हो, नाइव। नायव का इससे कोई लेना देना नहीं। इंटरप्रेटर मतलब जो इंटरप्रेट करता है किसी चीज को, अपने मतलब दूसरे शब्दों में व्यक्त करके बताता है, वो इंटरप्रेटर हो सकता है। लॉर्डली मतलब जिसमें लॉर्ड वाली क्वालिटीज हो, मतलब अपने आप में कोई ऐसा जो बहुत यू कैन से, तो क्या बोल सकते हो, लॉर्ड वाली जो भी क्वालिटीज होती है, भगवान वाली जो क्वालिटीज होती है, वो सारी की सारी हो। तो बेसिकली ये भी कहीं लेना देना नहीं रखता। तो एक ही सही लग रहा है, ए और डी, और वही आपका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट और लिखा हुआ है यहाँ पे, साइट, डिस्टिंक्शन, एसेंट, डिसएग्रीमेंट, एक्साइटेड, कोर्ट। अगर देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा है, साइट, साइट का मतलब आपको पता है CITE है, SITE नहीं, CITE। इट वॉज साइटेड इन कुरान, इट वॉज साइटेड इन बाइबल, इट वॉज साइटेड इन यू कैन से भागवत गीता, जो भी है। तो साइटेड मतलब क्या, उसमें मेंशन्ड था, वही चीज कोटेड भी होता है, कोट करना भी वही होता है। तो ए और एफ की पेयरिंग तो हो सकती है सिनोनिम के सेंस में। डिस्टिंक्शन मतलब डिस्टिंक्शन, कुछ डिफरेंस, कुछ अलग होना, ठीक है, लोगों से, मतलब किसी चीज से अलग होना, डिस्टिंक्शन, मार्क्ड डिफरेंस इन टू थिंग्स। तो इसका तो लेना देना नहीं, एक्साइटेड नहीं, डिसएग्रीमेंट नहीं, कोड भी नहीं। असेंट लिखा है, असेंट मतलब एग्रीमेंट होता है किसी चीज के लिए, अपनी हामी भरना। तो डिसएग्रीमेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब तो सीडी भी ऑप्शन में, लेकिन सीडी चलो ऑप्शन में नहीं है तो बचेगा। वैसे तो सीडी भी कनेक्ट हो रहा था और एएफ भी कनेक्ट हो रहा था, बट ऑप्शन में क्योंकि सीडी नहीं है, इसलिए वी विल गो विथ एएफ ओनली, है ना। एएफ ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई थिंक सो, इतना समझ में आ गया है। अब आगे क्वेश्चन है, ये मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ये तो इजी होता है, फटाक से कर सकते हो। Most people blame the government for the country's worsening economic crisis. तो most people blame the government for the country's worsening economic crisis. क्या लगता है यहाँ पे spelling error है? Which one do you think is misspelled in this particular emboldened words? देखिए यहाँ पे blame सही लग रहा है, government ये गलत है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOVERN, फिर MENT, गवर्न और मेंट, गवर्न और मेंट। तो ये होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग, गवर्नमेंट, जिसके चलते हम सेकंड वाले को मार्क करेंगे। वर्सनिंग सही है, वर्सन में ING, और क्राइसिस भी सही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम केवल और केवल पार्ट 2 में है, तो 2 वाला आंसर होगा। तो आपने भी अगर 2 ही लगाया, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे लिखा है, द एविडेंस सजेस्ट दैट अनक्लियर वर्डिंग कैन बी डेंजरस और एट बेस्ट मेक द ट्रीटमेंट लेस इफेक्टिव। क्या लगता है यहां पे स्पेलिंग एरर कौन से में? अच्छे से पढ़ो, 4 वर्ड्स बोल्ड में, एविडेंस, डेंजरस, ट्रीटमेंट और इफेक्टिव। पढ़ के पता चल जाएगा। यहाँ एविडेंस में प्रॉब्लम है क्योंकि DENSE लिखा है, हमें चाहिए EVIDENCE। एविडेंस जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि प्रॉब्लम पार्ट ए में है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो है वो आपके रीअरेंजमेंट के हैं, रीअरेंजमेंट के। ओके, मैं चाहूंगा आप लोग सेशन को पॉज कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो, फिर इसको पॉज के बाद रिज्यूम कर लेना, एंड देन यू कैन चेक कि वो आंसर सही है या नहीं, ठीक है। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आगे हैं। क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे, इसलिए मैं इसको प्रीवियसली ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ सेशन को। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा, मतलब अपना पूरा का पूरा सेशन चला जाए। क्योंकि अर्जेंट में मुझे निकलना पड़ा, इसलिए वो किया गया है, ठीक है। इसको पॉज कर लो, अभी पॉज करके फिर क्या कर लो, इसको आप लोग सॉल्व करो। कम ऑन, आई गेस अभी अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ।
तो इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव. Plus, hearing others laugh even for no apparent reason can often trigger genuine laughter. To add simulated laughter into your own life, search for laugh yoga or laugh therapy groups, or you can start simply by laughing at other people's jokes even if you don't find them funny. आगे लिखा है, a Georgia State University study found that incorporating bouts of simulated laughter into an exercise program helped improve older adults' mental health as well as their aerobic endurance. Or, believe it or not, it is possible to laugh without experiencing a funny event, and simulated laughter can be just as beneficial as the real thing. अब इनको हमें क्या करना है? इनको हमें सॉल्व करना है. It can even make, what can even make? प्लस हियरिंग अदर्स, प्लस बाद में ही आएगा. टू एड सिमुलेटेड लाफ्टर इनटू योर ओन लाइफ, सर्च फॉर लाफ. ऐसा क्यों करेंगे भाई? कुछ कारण होना चाहिए. A Georgia State University study found that incorporating bouts of simulated laughter into an exercise program helped improve older adults' mental health as well as their aerobic endurance. और इधर लिखा है, बिलीव इट और नॉट, इट इज पॉसिबल टू लाफ विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ फनी इवेंट. और इसी को बोलते हैं सिम्युलेटेड लाफ्टर. सिम्युलेटेड मतलब नकली हंसी. ठीक है, सिम्युलेटेड मतलब जो बनावटी है, जो हम बस कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप नहीं निकल रहा लेकिन खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो. तो ये पहला हो जाएगा कि बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, पॉसिबल है कि हम बिना लाफ्टर जैसा कोई इवेंट, फनी इवेंट एक्सपीरियंस किए हम हंस सकते हैं. ठीक है, होता है ना कभी कभी हम नकली हंसी जो निकालते हैं. एंड जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? अर्चना पूरन सिंह जी है ना. वो बढ़िया से निकाल लेते हैं, भले ही है नहीं है, हा 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 हा, उस तरह से कर ही लेती है. तो वही है, हमारे सिद्धू जी भी कर लेते थे. तो उस हिसाब से अगर हम देखें, इट इज पॉसिबल टू लाफ विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ फनी इवेंट, एंड सिमुलेटेड लाफ्टर कैन बी जस्ट एज बेनिफिशियल एज द रियल थिंग. तो ये पहला होना चाहिए, ई. तो believe it or not, it is possible to laugh without experiencing a funny event, and simulated laughter can be just as beneficial as the real thing. इसके बाद क्या हो सकता है? हाँ, इसके बाद हम ये ले सकते हैं कि इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव. तो जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, इस तरह से जब आप करोगे तो इससे क्या होगा? एक्सरसाइज जो भी आप मतलब वो जो भी कर रहे हो वो फन भी हो जाएगी और प्रोडक्टिव भी हो जाएगी. इसी के चलते ए ले सकते हैं. फॉलोड बाय, उसके बाद क्या होगा? अ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी फाउंड दैट इनकॉर्पोरेटिंग बाउट्स ऑफ simulated laughter into an exercise program helped improve older adults mental health as well as their aerobic endurance. मतलब कह रहे हैं कि एक जॉर्जिया स्टडी ने ये भी जो है यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है उसमें ये पाया गया कि इस तरह से सिमुलेटेड लाफ्टर्स जब किए गए, सिमुलेटेड लाफ्टर बेसिकली किया गया, अब एक्सरसाइज प्रोग्राम में डाला गया, तो उससे जो ओल्डर एडल्ट है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या उनके मेंटल हेल्थ में कुछ सुधार देखने को मिला है और साथ ही साथ उनके एरोबिक एंडेंस. आपने देखा भी होगा अभी जो है काफ़ी बार ऐसा होता है, आपके सोसाइटी में रहते हो अगर आप, तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसे एक एक्सरसाइज ही करते हैं, हा 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 हा, इस तरह से करते हैं, देखा होगा, है ना. तो ये जो है ये यही है, थेरेपी है एक तरह की. और ऐसा बोलते हैं कि जब आप ऐसा करते हो तो इससे आपका मतलब हेल्थ इंप्रूव होती है. तो इसके चलते ये किया जाता है. ये डी ले सकते हैं इसके बाद. फिर उसके बाद प्लस हियरिंग अदर्स लाफ इवन फॉर नो अपेरेंट रीजन. फिर ऐसे लोगों का हम जब सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, क्या कर रहा है, पागल है क्या. तो ऐसे में प्लस हियरिंग अदर्स लाफ इवन फॉर नो अपेरेंट रीजन कैन ऑफन ट्रिगर जेन्युइन लाफ्टर. और फिर टू एड सिमुलेटेड लाफ्टर इनटू योर ओन लाइफ, सर्च फॉर लाफ योगा और लाफ थेरेपी ग्रुप्स, और यू कैन स्टार्ट सिंपली बाय लाफिंग एट अदर पीपल्स जोक्स इवन इफ यू डोंट फाइंड देम फनी. तो ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस. लेकिन ना एक गड़बड़ हो जाएगी आई गेस. Believe it or not, it is possible to laugh without experiencing a funny event, and simulated laughter can be just as beneficial as the real thing. फिर उसके बाद अगर ये लिया जाए तो ED. A Georgia State University study found that incorporating bouts of simulated laughter into an exercise program helped improve older adults' mental health as well as their aerobic endurance. It can even make exercise more fun and productive. ये भी गलत नहीं लग रहा वैसे तो. और फिर BC.
थोड़ा अब खैर ये भी एक हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों है, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज का ऐसा बोल रहे हैं इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज, ये इसके बाद भी आ सकता है। कनेक्शन वैसे तो नहीं पता, या तो इधर द एक्सरसाइज लिखा हो तो हम इसके साथ जा सकते थे। चलो देखते हैं, अपने 3 तो पक्के हैं जो सही होंगे, बाकी इन दोनों में कंफ्यूजन रह सकती है। तो लेट्स सी, फोर्थ सेंटेंस पूछ रहा है, फोर्थ सेंटेंस हमारा सही है, बी होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पूछ रहा है, सेकंड कंफ्यूजिंग रहेगा हमारे लिए, है ना। सेकंड क्योंकि ए और डी में से चॉइस हो सकती है, तो सेकंड में ए और डी में चॉइस हो सकती है, इसको स्किप करना बेटर रहेगा नॉर्मल केस में। थर्ड वाले में भी फिर से वही होगा, ए और डी का ही प्रॉब्लम आ सकता है। और क्या पूछा है, फर्स्ट सेंटेंस तो ई ही होगा, परफेक्ट है। और उसके अलावा फिफ्थ हमारा होना चाहिए सी, राइट। फिफ्थ वाला हो जाएगा सी, सी 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 सी। तो डी और ए का कंफ्यूजन है, इट्स बेटर कि उस कंफ्यूजन को, एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट्स बेटर टू स्किप आउट। ओके, नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में मेरी सोच कुछ हो सकती है, ऑथर की सोच कुछ और हो सकती है, एग्जामिनर की कुछ अलग हो सकती है। दैट्स वाई इस तरह की सोच का फर्क पड़ता है, यहाँ क्लैरिटी नहीं मिल रही, और क्लैरिटी नहीं मिले तो इट्स बेटर कि उसको स्किप कर दो, क्योंकि ये दोनों अपने आप में पॉसिबल है। ठीक है, वैसे प्रेफरेबली फिर ये ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन वो तब ज़्यादा अच्छा होता है जब यहाँ द लगा होता है। यहाँ अगर द लगा दो ना, इट कैन इवन मेक द एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव, तो पक्का होता है इनटू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम था, उसी की बात आगे की जा सकती है। सो दैट्स वाई देयर इज नो क्लैरिटी इन दिस। जितने मार्क हमारे सही हो सकते हैं वो हम कर लेंगे। आगे नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चन है, यानी कि अनसीन पैसेज के। अनसीन पैसेज को करते वक्त थोड़ा सा पढ़ लो, ओके, थोड़ा सा पढ़ लो, 2-3 सेंटेंसेस, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ मैनकाइंड मोस्ट सक्सेसफुल पैथोजेंस, causing 8 million new cases of disease and around 2 million deaths every year. The bacteria are capable of causing disease in most organs of the body, but the predominant pulmonary form of tuberculosis is central to the spread of infection. ये कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं, जो कि एक पैथोजन है, ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल पैथोजेंस में से एक है, जिसके चलते 8 मिलियन न्यू केसेस ऑफ डिजीज एंड अराउंड 2 मिलियन डेथ्स हर साल होते हैं। तो देखते हैं इस पे बेस्ड क्या पूछा गया है। ससेप्टिबल एक वर्ड है जो हाईलाइटेड है, और कुछ एक और वर्ड है अटेन्यूएटेड, जो है वो हाईलाइटेड है। देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। ये है, गिव अनदर वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड attenuated. The original BCG strain was shown to the attenuated in a series of animal models and was introduced as a human vaccine in 1921. BCG was designed to function according to the principles established by Edward Jenner and Louis Pasteur. अब ये तो मीनिंग अगर पता होगा तो ही, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट से भी शायद ही आप पता कर पाओगे, फिर भी बता दिया जाए तो द ओरिजिनल बीसीजी स्ट्रेन वाज शोन टू बी अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है जो कमजोर है, वीकर टाइप का, ठीक है, समथिंग दैट इज वीक, समथिंग जो कि कुछ ऐसी चीज जो कि कमजोर हो, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है अटेन्यूएटेड। ओके, अब उसके अकॉर्डिंग हम अगर चले, ऑप्शंस दिए एनर्वेटेड, इंक्रीज्ड, डिमांडेड, स्ट्रेंथन, बटरेस। अंडरलाइन वर्ड का अनदर वर्ड मतलब सिनोनिम देना है। इंक्रीज तो नहीं हो सकता, डिमांडेड नहीं हो सकता, उसके अलावा स्ट्रेंथन भी नहीं हो सकता, बटरेस भी नहीं हो सकता। फिर क्या सही होगा? सही होगा एनर्वेटेड। एनर्वेटेड मतलब जहां एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाए। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे, वीक हो जाओगे, इसीलिए आंसर एनर्वेटेड होना चाहिए। आगे लिखा है क्या? गिव अनदर वर्ड, फिर से सिनोनिम ही बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ससेप्टिबल, individuals who are successful in controlling initial infection remain susceptible to the development of secondary tuberculosis. susceptible to मतलब vulnerable to, मतलब जो easily attack किया जा सकता है वो, तो easily targeted हो जाएगा, immune नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं होगा, टेंडर बिल्कुल नहीं होगा, इमोशनल भी नहीं। ये सब वर्ड्स वहां फिट नहीं होते। ससेप्टिबल टू समथिंग दैट मींस समथिंग दैट कैन बी इजीली अटैक्ड, इजीली टारगेटेड, वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू इंडिविजुअल्स फेल टू माउंट द प्रॉपर कंटेनमेंट रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन? कह रहे इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर कंटेनमेंट रिस्पॉन्स क्यों नहीं उसको जाकर कर पाते टू द वैक्सीन? बिकॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ मैनकाइंड मोस्ट सक्सेसफुल पैथोजन। नहीं, ये तो रीजन नहीं हो सकता वैसे। बिकॉज बोथ फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज मार्कली इनहैंस्ड इन इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड विद द ह्यूमन immunodeficiency virus. Okay, a more complex pattern is seen in trials involving older age groups. In the vast majority of individuals, infection is apparent only in the form of an immune response that is sufficient to restrict bacterial multiplication, but often insufficient to completely eliminate the infection.
देयर आर ओनली 2 पाथवेज बाय विच द इनिशियल इन्फेक्शन कैन प्रोग्रेस टू क्लिनिकल डिजीज। तो देखना पड़ेगा इंडिविजुअल्स क्यों प्रॉपर कंटेनमेंट रिस्पॉन्स जागृत नहीं कर पाते वैक्सीन के प्रति। इधर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, इधर तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। यहां है, कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या, mycobacterial replication together with a tissue damaging immune response converts the lung into a highly efficient aerosol generating chamber that provides the source for continued transmission, जिसके कारण continued transmission होगा। और इसी के चलते as a result of this it is estimated that 1/3 of the global population is currently infected with M tuberculosis. In the vast majority of individuals, infection is apparent only in the form of an immune response that is sufficient to restrict bacterial multiplication but often insufficient to completely eliminate the infection। और यही कारण है कि प्रॉपर कंटेनमेंट रिस्पॉन्स जागृत नहीं हो पाता। कौन सा वाला? ये वाला। इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन्फेक्शन इज अपेरेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज सफिशिएंट टू रिस्ट्रिक्ट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बट ऑफन इनसफिशिएंट टू कंप्लीटली एलिमिनेट द इन्फेक्शन। तो दिस कैन बी द आंसर हियर। ओके, वैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ के समझ के करोगे तभी कर पाओगे। और लिखा है यहाँ पे फ्रॉम द गिवन पैसेज व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब कंक्लूजन है, कंक्लूजन के लिए तो यार पूरा पढ़ना पड़ेगा। द वैक्सीन इज कंप्लीटली इनएफेक्टिव इन केस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। द मिसयूज ऑफ द वैक्सीन लीड्स टू एचआईवी। वैक्सीन इज इफेक्टिव बट अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। चिल्ड्रन लेस देन द एज ग्रुप ऑफ 10 द वैक्सीन इज हजार्डस या नन ऑफ द अबव। तो एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है। देख लेते हैं क्या लिखा है। Mycobacterium tuberculosis is one of the mankind's most successful pathogen, causing 8 million new cases of disease and around 2 million deaths every year. The bacteria are capable of causing disease in most organs of the body, but the predominant pulmonary form of tuberculosis is central to the spread of infection. Mycobacterial replication together with a tissue damaging immune response converts the lung into a highly efficient aerosol generating chamber that provides the source for continued transmission। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, आगे इतना तो अपन ने पढ़ा ही था। But often insufficient to completely eliminate the infection. There are 2 pathways by which this initial infection can progress to clinical disease. Around 2 to 5% of individuals fail to mount an appropriate containment response and go on to develop primary tuberculosis. ये उसी का connecting part है कि वो they fail to mount an appropriate containment response and go on to develop primary tuberculosis, वो उसी के कारण था। ठीक है, आगे देखें। So in children, this is often manifest as extra pulmonary disease, including the frequently fatal tuberculosis, meningitis. Individuals who are successful in controlling initial infection remain susceptible to the development of secondary tuberculosis, कि उन्हें दूसरा भी हो सकता है as a result of reinfection or reactivation of initial infection। ठीक है, this is most commonly pulmonary tuberculosis and has a peak incidence in young adult age group in endemic countries. The incidence of both forms of tuberculosis is markedly enhanced in individuals infected with the human immunodeficiency virus. Infection with M tuberculosis is generally associated with a 10% lifetime risk of clinical disease. In HIV co-infected individual, this becomes a 10% annual risk. Okay, लेकिन वो पूरा पैसेज का कंक्लूजन तो नहीं हुआ। The HIV pandemic has reversed earlier progress in treatment-based tuberculosis control programs, triggering alarming increases in disease incidence in sub-Saharan Africa. Together with the emergence of multi-drug resistant tuberculosis, the worsening disease situation has stimulated a renewal of efforts to develop immunological tools for tuberculosis control. Attempts to control tuberculosis by vaccination were initiated shortly after the identification of tubercle bacillus by Robert Koch at the end of 19th century. Koch himself experimented with a therapeutic vaccine based on culture filtrate components, but it was the live attenuated vaccine of Albert Calmette and Camille Guerin that dominated the next century of tuberculosis vaccination. The bacillus of Calmette and Guerin was prepared by serial passage of an initially virulent isolate of Mycobacterium bovis in a bile containing laboratory medium. From modern molecular genomics, we now know that deletion of a 9.5 kb fragment of DNA, the RD1 region, was one important element of this initial attenuation process. मेन चीज यही है कि इतना पढ़ने के बाद भी वो एग्जैक्ट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही होगा, है ना। अभी और बड़ा सा लिखा हुआ है और भी यहाँ बताया हुआ है कि ये ऐसा ऐसा हुआ,
मेन चीज जो समझ में आई, खैर थोड़ा मुश्किल होगा इसको आंसर करना, ये वाला देखे, वैक्सीनेशन ऑफ 12 to 14 year old is in an MRC trial in the UK demonstrates and trials in other countries, most notably in the southern US and a large failed to show any protection. 12 factors मेरे हिसाब से इधर ही मिलेगा. While there may be multiple factors contributing to this discordant result, including the chronic changes in BCG strain discussed above, geographical differences in exposure to environmental bacteria are thought to be a key influence. तो वही है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा. देख लेते हैं. द वैक्सीन इज कम्प्लीटली इनइफेक्टिव, क्योंकि कंक्लूजन है, कंक्लूजन के लिए पूरा पढ़ के आपको क्या समझ में आए उसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूड करते हैं. वैक्सीन इज कम्प्लीटली इनइफेक्टिव ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बोला था कि उससे काफ़ी लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं, ऐसा बोला है. द मिसयूज ऑफ वैक्सीन लीड्स टू HIV, नहीं केवल 10% एनुअल रिस्क की बात हुई थी, वो भी नहीं हो सकता. वैक्सीन इज इफेक्टिव बट अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड. हाँ, ये कह सकते हैं वैक्सीन इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, कुछ जगह तो वो फिट हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे कि जो HIV है, उन लोगों को नहीं हो रहा है, या कुछ और लोगों पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल है. चिल्ड्रन लेस देन एज ग्रुप ऑफ 10 द वैक्सीन हैजार्डियस, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो ऐसे में आंसर अगर लगना है तो ये लग सकता है. नन ऑफ द अबव, आई डोंट थिंक सो, ये बेटर चॉइस होनी चाहिए, तो थर्ड लगाया जा सकता है. मेन है, कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए बनाए जाते हैं और ये उन्हीं में से एक है. हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने की चाह रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, वो है कि नेगेटिव मार्किंग के कारण आप माइनस मार्किंग में जाके एक्यूरेसी लूज कर देते हो, वो नहीं होना चाहिए. ओके, नॉलेज होना अच्छा है, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी वाइज इनफ कि आप क्वेश्चंस का चॉइस कर सको कि कौन से क्वेश्चंस को मार्क करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करने के लिए बनाए गए हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. बाकी टेक्स्ट बुक लाया सुपर कोचिंग, थ्रू विच यू कैन क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स विद इंडिया सुपर टीचर्स. और अभी तो सेल आ गई है, तो आप सेल को एंजॉय कर सकते हैं. बैंक एग्जाम्स के लिए सुपर सिलेक्शन सेल आई है, जो 16 तारीख यानी कि आज से 19 दिसंबर तक आपको लागू रहेगी. इसमें बैंक एग्जाम्स पे आपको 65% प्लस 10% ऑफ मिल रहा है, साथ ही साथ फ्री टेक्स्ट बुक पास भी आपको यहाँ मिलेगा. ओके, वो भी केवल और केवल 899 रुपीज में. तो अगर आप 899 में फ्री टेक्स्ट बुक पास, 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस चमचमाता कूपन कोड, दैट इज आदित्य. इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सुपर कोचिंग के परचेज पर. ओके, बाकी जितने लोगों का SBI का एग्जाम है, उन लोगों को मेरी तरफ से और पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट. हम लोग आप लोगों के लिए एनालिसिस भी लेके आएंगे, और साथ ही साथ जो है एग्जाम सेंटर से भी हम एनालिसिस करने वाले हैं. सो विल मीट देयर इन द एनालिसिस सेक्शन. टिल देन अपना ख्याल रखें, बढ़िया से पेपर दे. जितने लोगों का SBI का पेपर है, जितने लोगों का FCI का पेपर है, हम अभी नेक्स्ट वीक से वापस से सेशंस अपने लाएंगे, सो दैट आप लोगों की तैयारी बेस्ट वे में हो सके. चैनल को सब्सक्राइब कर ले इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाकी वर्ड पावर मेडिजी की सीरीज भी मेरी चालू है, वो 8 बजे आपके सेशंस आपको मिल जाया करते हैं. तो होप सो आपने आज का भी सेशन देखा होगा. तो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.